आप लोग एग्जम्पशन और डिडक्शन के बारे में पढ़ते रहते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक चीज़ हम लोग मिस करते हैं, वो है हमारी टैक्स की प्लानिंग कि कैसे किस तरीके से हम अपने सैलरी को एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एम्प्लॉयर से कह के उसमें कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टैक्स बच सके और कम से कम हम इनकम टैक्स का पेमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, ये है टैक्सग्राम का यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली सैलरी में दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला आपका होता है इनकम टैक्स एग्जम्पशन और दूसरा आपका होता है इनकम टैक्स के डिडक्शन। इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो है वो आपके टोटल टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होने से पहले लेस हो जाते हैं, या फिर इस तरीके से कह लीजिए कि आपके वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट ही नहीं बनते हैं। और जो डिडक्शन होते हैं वो आपकी टैक्सेबल सैलरी से डिडक्ट होते हैं, फिर जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आती है उस पर टैक्स लगता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जम्पशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन ये भी रहती है कि डिडक्शन क्या है, एग्जम्पशन क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो बेसिकली दोनों में यही अंतर है कि जो एग्जम्पशन है वो हमारी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनता है, और जो इनकम टैक्स डिडक्शन होते हैं वो हमारी जो टैक्सेबल सैलरी आती है उससे लेस होते हैं, जिसके बाद हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होती है, जिसके ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेट होकर आता है। तो हम इनकम टैक्स एग्जम्पशन से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जम्पशन हैं जो हमें मिल सकती हैं, जिससे हमारी सैलरी कम हो सकती है, जो हमारी टैक्सेबल सैलरी है वो ही कम हो जाएगी। क्योंकि डिडक्शन में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, डिडक्शन में हमारे लिमिट्स हैं और एक टाइम पीरियड बाद, एक लिमिट के बाद हम उससे ज़्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने एग्जम्पशन पे भी वर्क करना चाहिए, एग्जम्पशन को भी टैक्स प्लानिंग का पार्ट बनाना चाहिए, उसको ध्यान में रख के हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टैक्स एग्जम्पशंस। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एचआरएस से, जो कि एक तरीके का टैक्स एग्जम्पशन होता है। जब भी एम्प्लॉय कहीं जॉब कर रहा होता है और बाहर रहता है, तो कहीं ना कहीं मे भी अगर उसका घर नहीं है तो वो रेंट पे कर रहा होगा, जो कि हमारा एम्प्लॉयर हमें उसके कुछ अलाउंसेस देता है। तो वो हमारी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, आइए हम वो जान लेते हैं। पहला, जो भी एक्चुअल सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय को, वो। दूसरा, 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रो सिटी एंड 50% सैलरी अगर वो मेट्रो सिटी में है तो। तीसरी कंडीशन इसकी है एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ जो सैलरी की बात हो रही है वो आप जान लीजिए, उसका मतलब है बेसिक प्लस डीए और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये मिला के जो आपकी सैलरी बनी है ये उसी परसेंटेज की बात कर रहा है। इनमें से जो भी लेस होगा वो आपको एज अ एचआरए अलाउ होगा। तो आप इस कंडीशन के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना एचआरए अलाउ होगा। अगर आप अपने खुद के घर पे रहते हैं तो उसमें भी एक बोनस टिप है कि आप ये दिखा सकते हैं कि मैं अपने मदर या फादर जिनके नाम पे भी घर है उनको रेंट पे कर रहा हूँ, और आप अपना एचआरए क्लेम कर सकते हैं। और जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं अपने मदर या फादर को, तो वो उनके एटीआर में शो कर देना है एज अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीव ट्रेवल अलाउंस की, जिसको एलटीसी भी हम लोग बोलते हैं। देखिए एलटीसी क्या होती है, अगर 4 ईयर के ब्लॉक में आप कहीं भी घूमने जाते हैं अपने फैमिली के साथ, तो आपका एम्प्लॉयर आपको एलटीसी ग्रांट करता है, जिसको कि आप एज अ एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशंस इसकी ये है कि इसमें आप, आपके बच्चे और जो भी डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर हैं या पेरेंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है इसमें कि जो भी एलटीसी है वो आपका एम्प्लॉयर आपको पे किया हो, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 30,000 की एलटीसी दी है और आप उसमें 40,000 एक्सपेंस कर देते हैं, आप कहीं भी घूमने जाते हैं वहाँ पे आप खर्च कर देते हैं, तो पूरी पूरी 30,000 रुपये की आप एलटीसी एज एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 20,000 रुपये ही खर्च किए हैं तो आप सिर्फ 20,000 रुपये ही क्लेम कर सकते हैं। एक और एग्जम्पशन होती है जो बहुत सी छोटी सी होती है, माइनर सी होती है, लेकिन बहुत लोग उसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। वो होती है आपकी चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। तो बेसिकली इसमें 1,000 पर मंथ
अप टू 2 चाइल्ड मिलता है। उसी तरीके से आपका जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर होता है वो भी 300 पर चाइल्ड मिलता है। तो बेसिकली आपको 400 पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड मिलता है। तो ये टोटल आपका हो गया 800, 9600 ये आपका ईयरली हो जाएगा। छोटी सी एग्जाम्पशन है, इग्नोर कर देते हैं, बट ये छोटी सी एग्जाम्पशन आपका बहुत ही ज़्यादा टैक्स बचा सकती है। इन केस अगर आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है 5,00,000, 6,000 या 7,000 आती है, वैसी कंडीशन में 12,500 तक का टैक्स ही आपका बचा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं रिम्बर्समेंट के बारे में। कोई भी एक्सपेंस जो आप करते हैं ड्यूरिंग जॉब और उसका रिम्बर्समेंट आपका एम्प्लॉयर आपको करता है, तो वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल कि आप अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया और उसका जो बिल है वो आपका एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्स कर रहा है, तो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। या फिर आपने कोई लैपटॉप लिया है जो कि आप ऑफिस वर्क में यूज़ करते हैं, जिसका रिम्बर्समेंट आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। वैसे ही जैसे सोडेक्सो कार्ड और बहुत सारे इस तरीके से मील कूपन होते हैं, तो 50 रुपीज़ पर 2 मील पर डे के अकॉर्डिंग जो है अलाउ होता है। जैसे कि आप यहाँ अगर देखें तो 50 रुपीज़ मिलता है, जिसमें 2 मील हैं आपकी पर डे। तो टोटल अगर मान लेते हैं कि 26 डेज वर्किंग डेज हैं, तो 2600 पर मंथ हुआ। ईयरली आपका 31,200 हो जाता है, जिसको आप एज अ एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ऐसी और भी कई सारी एग्जाम्पशंस होती हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पशन के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। जो बेसिकली यूजुअली सबको मिल जाती हैं एग्जाम्पशन, हम उसी एग्जाम्पशन के बारे में बात किए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स डिडक्शन के बारे में। इनकम टैक्स डिडक्शन का नाम लेते ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है और सबको पता है 80C, सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 80C में आप पहली चीज़ जान लीजिए कि सेक्शन 80C की जो ओवरऑल लिमिट है वो 1,50,000 ही होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ईपीएफ है सैलरीड पर्सन का, आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, स्कूल या ट्यूशन की फीस आप अपनी पे करते हैं, या आप कोई लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, टैक्स सेविंग एफडीआर करते हैं, एनएससी करते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में, सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपने ले रखी है, ईएलएसएस जो कि एक तरीके से एसआईपी भी आप इसको बोल सकते हैं, अगर ये आप लेते हैं, तो इनमें जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आप टोटल मिला के आपको 1,50,000 एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 80CCD एनपीएस। अगर आप एनपीएस में फंड डालते हैं तो 50,000 आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी। एडिशनल डिडक्शन मीन्स कि जो आपको 1,50,000 की 80C में मिल रही थी, उसके अलावा आपको 50,000 की और डिडक्शन मिल जाएगी, तो टोटल आप 2 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 80CCD2, ये जो डिडक्शन है ये आपको मिलती है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान में रखने वाली है, ये एकमात्र ऐसी डिडक्शन है सेक्शन 80CCD जो न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलती है। इसके अलावा आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, न्यू टैक्स रिजाइम जो है और जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसमें एक ये भी बहुत बड़ा सा डिफरेंस है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको डिडक्शन मिलेंगी, बट न्यू टैक्स रिजाइम में आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन 80CCD ये एकमात्र ऐसी डिडक्शन है जिसको आप न्यू टैक्स रिजाइम में भी क्लेम कर सकते हैं। दोनों टैक्स स्लैब में, दोनों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम में कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम कौन सा बेहतर है। तो आपने देखा इस सेक्शन में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप टू 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए, तो इसकी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। जितना भी एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करेगा उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80CCD2 में ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 80D की, जो कि आपको अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका क्लेम भी आप ले सकते हैं 25,000 तक, अगर आपकी एज 60 ईयर तक है। अगर आपकी एज 60 ईयर के एबव है तो ये अमाउंट आपको 50,000 का मिल जाता है। सेम वैसे ही अगर आप इसमें अपने पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं और पेरेंट्स के बिलो 60 ईयर है तो आप 25,000 तक क्लेम ले सकते हैं, बट अगर पेरेंट्स की एज अबव 60 ईयर है तो आप 50,000 तक का क्लेम ले सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं होम लोन के बारे में। होम लोन में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। होम लोन का जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसको हम 80C में क्लेम करते हैं, और जो उसका इंटरेस्ट पार्ट होता है उसको हम एज अ नेगेटिव इनकम क्लेम करते हैं, एज अ लॉस क्लेम करते हैं हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में, जिससे कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, और अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है आप 30% के स्लैब में आते हैं, तो सोचिए होम लोन का जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो आपका 30% कम लग रहा है, क्योंकि 30% आपका टैक्स जो है वो बच रहा है। तो इसमें जो टोटल इंटरेस्ट है वो आप 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यू सेक्शन है, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके भी इंटरेस्ट पे आप 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5,000 अगर आप कोई हेल्थ चेकअप कराते हैं, जो कि आप वंस ईयर करवाते ही होंगे, अगर नहीं करवाते हैं तो करवा सकते हैं आप, क्योंकि 5,000 रुपये की आपको डिडक्शन मिल सकती है। बात करते हैं सेक्शन 80 TTA। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है आपके सेविंग अकाउंट से तो सेक्शन 80 TTA में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 10,000 रुपये तक की डिडक्शन जो है आप क्लेम कर सकते हैं, उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर जो भी सेविंग का इंटरेस्ट है उस पर भी लगेगा। बहुत सारे लोग अपना सैलरी का ITR फाइल करवाते टाइम या फाइल करते टाइम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो सेविंग का इंटरेस्ट है वो भी उनके इनकम का पार्ट है, आपको उसको भी अपने ITR में शो करना होता है। तो अगर आपको सेविंग इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से ज़्यादा मिला हुआ है तो 10,000 तक की डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। बाकी की जो आपका इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80 TTB। ये बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन का अगर इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिला है, फिर वो सेविंग अकाउंट से मिला हो या FD से मिला हो, उस पर वो 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि एग्जम्पशन और डिडक्शन की सही प्लानिंग के साथ कैसे हम लोग अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो टोटल सैलरी है वो 12,40,000 है। अगर आपने उसमें से 3 लाख एज अ HRA क्लेम कर लिया, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंसेस है आपने 9,600 उसको क्लेम कर लिया। आपने LTC जो है वो आपने क्लेम कर लिया 40,000। 20,000 के आपने रिम्बर्समेंट ले लिए, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है। जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उससे पहले ही एग्जम्पशन जो है आपकी लेस हो जाती है, फिर जाके आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। तो बेसिकली जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं वो अपनी टैक्सेबल इनकम से करते हैं। अब टैक्सेबल इनकम में हम देख सकते हैं हमारी जो टैक्सेबल इनकम आई है वो 8,70,400 आई है। अगर 80C हम लोग 1,50,000 क्लेम कर लेते हैं, हमने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है 25,000 हम उसको क्लेम कर लेते हैं। 2 लाख का इंटरेस्ट जो कि होम लोन पे है अगर हम उसको भी क्लेम कर लेते हैं, तो हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 4,95,400 आ जाती है, जिसपे कि हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर हम उसमें 87A की रिबेट ले लेते हैं तो। उसके बाद हमारा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं अगर आपकी सैलरी 12,40,000 भी है तो सही प्लानिंग के साथ आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या किस चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। हम उस चीज़ पे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।